हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जो भी लोग 16-17 सितंबर को CITS का एंट्रेंस एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका पेपर इन सारे वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, इसमें हम 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हिच की टाइप है जे सेमी सर्कुलर शेप, किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है? जिब हेड की, वुडरफ की, स्क्वायर की या फिर प्रैट और व्हीटन की? तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ से क्या होगा, कौन सी की होती है जिसका आकार अर्धवृत्ताकार कुछ इस प्रकार के शेप का होता है। तो सभी लोगों को क्लियर होगा कौन सी की होती है, वुडरफ की होती है। तो 51 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वुडरफ की का आकार कैसा होता है? सेमी सर्कुलर होता है, वृत्तखंड के आकार का होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि वुडरफ की का प्रयोग ज्यादातर कहाँ करते हैं, तो इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल के शाफ्टों पर। जो भी ऑटोमोबाइल के गाड़ियां वगैरह होती हैं उनके शाफ्टों पर बेसिकली वुडरफ की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। की से और क्या पूछा जाता है, तो की से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है शंख की। आपको शंख की और सैडल की के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो शंख की क्या होती है? इस प्रकार की होती है जिसको फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा होता है। ठीक, शंख की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में खांचा काटा जाता है। जबकि जो सैडल की होती है, दूसरी प्रकार की जो सैडल की होती है, इसको फिट करने के लिए केवल और केवल हब में ही खांचा काटा जाता है, शाफ्ट पर कोई खांचा नहीं कटा होता। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 52 नंबर। आई बोल्ट्स आर यूज्ड, आई बोल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सभी लोगों को क्लियर होगा कि आई बोल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन। तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है भारी मशीनों को उठाने के लिए और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका हेड कैसा होता है? तो इसका हेड कुछ गोलाकार खोखला होता है जिसमें हम बीच में क्या करते हैं, सरिया डालकर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जहां कभी हमें भारी मशीनों को उठाना होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 53 नंबर। दिस टूल हैज ए शार्प मेटल पॉइंट फॉर मार्किंग ऑन मेटल। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इस टूल में धातु पर चिन्ह लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। मीन्स किसके द्वारा हम धातु पर निशान लगाते हैं, लाइन खींचते हैं, तो क्या होना चाहिए? स्क्राइबर, सेंटर पंच, फाइल या फिर कोल्ड चीजल। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है टेक्निकल तो आपको पता होगा जिस प्रकार हम कागज पर लाइनें खींचने के लिए पेंसिल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम वर्कशॉप में जब आपको बनाते समय धातु पर मार्किंग के बाद रेखाएं खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। स्क्राइबर बेसिकली किस मटेरियल का बना होता है? तो ये स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बेसिकली बनाया जाता है। प्रयोग कहाँ करते हैं? मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसका पॉइंट पूछा जाता है कि इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? तो 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में इसका पॉइंट एंगल ग्राइंड किया जाता है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि जब हम स्क्राइबर का प्रयोग कर रहे होते हैं लाइन खींचने के लिए, तो जॉब और स्क्राइबर के बीच एंगल कितना होना चाहिए? तो एंगल होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। ठीक, मीन 30 से 35 डिग्री पर झुका करके स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वर्नियर हाइट गेज में परिशुद्धता से मार्किंग के लिए जो नाइफ एज स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली कौन सा स्क्राइबर होता है? तो वो होता है ऑफसेट स्क्राइबर। ठीक, तो वर्नियर हाइट गेज के साथ कौन सा स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है? तो वो ऑफसेट स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 54 नंबर। 54 नंबर में क्या पूछा गया है? Why a ratchet stop provided to spindle of an outside micrometer? जो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें रैचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव को रोकने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रेशर, अतिरिक्त दाब देने के लिए, टू प्रोवाइड कंफर्ट फॉर फिंगर, उंगलियों को आराम देने के लिए, या फिर टू प्रोवाइड प्लीजेंट साउंड फ्रॉम द रैचेट, या रैचेट से अच्छा ध्वनि निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। 54 नंबर का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
कि रेचेट स्टाफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, अत्यधिक दबाव देने को रोकने के लिए। जब भी हम माइक्रोमीटर के द्वारा क्या कर रहे होते हैं, रीडिंग ले रहे होते हैं, तो अगर हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर को जनरली उसके हम थिम्बल को हाथ से घुमाकर, यहाँ पर इसको हाथ से घुमाकर टाइट करेंगे तो जॉब के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा। ठीक, तो जो रीडिंग होती है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, कोई ज्यादा टाइट कर देगा, कोई कम टाइट कर देगा। तो इस दोष से बचने के लिए क्या करते हैं, एक समान प्रेशर देने के लिए, ज्यादा प्रेशर ना लगे इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है, रेचेट स्टाफ लगाया जाता है। ठीक, जिससे कि हम रेचेट स्टाफ का जब प्रयोग करते हुए इसको कसते हैं तो 2 से 3 बार जब चट चट की आवाज आती है तो हमें पता चल जाता है कि जॉब हमारा पूरा टाइट हो गया है। ठीक, तो ये बेसिकली उपयोग होता है रेचेट स्टाफ का। अगर रेचेट स्टाफ काम नहीं कर रहा है तो माइक्रोमीटर सही नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रोमीटर सही है, तो अगर उसका रेचेट स्टाफ वर्क कर रहा है तो माइक्रोमीटर सही है, रेचेट स्टाफ वर्क नहीं कर रहा है तो माइक्रोमीटर सही नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। देयर आर डिफरेंट पिच ऑफ हेक्सा दैट आर इन यूज द कोर्स पिच, विभिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग किया जाता है, मोटा पिच कौन सा होता है? ठीक, यहां पर पूछा गया है कि कई प्रकार के पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं तो कोर्स पिच के लिए कितना होता है, 1.8 mm, 1 mm, 0.8 mm या फिर 0.5 mm। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हेक्सा ब्लेड, फाइल, इन सबसे बेसिकली बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1.8 mm। कोर्स ब्लेड की पिच कितनी होती है, 1.8 mm होती है। पिच के अनुसार हम बेसिकली हेक्सा ब्लेड को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कोर्स, कोर्स में कितनी होती है, 1.8 mm होती है। दूसरा हो गया मीडियम, मीडियम में हो जाती है आपकी 1.4 mm तक की। उसके बाद आती है फाइन, फाइन में आ जाती है 1 mm और वेरी फाइन के लिए हो जाता है 0.8 mm। ठीक, अब इसका उपयोग भी पूछा जाता है, इनका अलग अलग उपयोग है। जैसे कि जो कोर्स ब्लेड वाले हेक्सा ब्लेड होते हैं जिनकी पिच 1.8 mm होती है, इसका प्रयोग किया जाता है ब्रास, ब्रोंज, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, इस सब की कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कोई ब्रास की पाइप की हमें कटिंग करनी है या ब्रोंज की पाइप कटिंग करनी है तो कौन सा प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर कोर्स ग्रेड वाले 1.8 mm वाले पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। 1.4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील की कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है 1.0 mm वाले पिच का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो इसका प्रयोग कोई भी एंगल आयरन हो गया या कोई पाइप हो गई तो उसकी कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है 0.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग, तो कोई थिन ट्यूब है, कोई पतली पाइप है उसको काटने के लिए, या कोई कंड्यूट पाइप को काटने के लिए, या फिर सीट मेटल शॉप में बेसिकली 0.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यदि मेटल हमारा क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल के लिए हम क्या करेंगे, कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड प्रयोग करेंगे, और हार्ड मेटल के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो वहां पर फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके साथ साथ यदि कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, लेस है, तो वहां पर फाइन हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, कोर्स हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं हेक्सा ब्लेड के पिच से क्वेश्चन आएगा तो आप इसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 56 नंबर। यूजुअली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज ऑफ, जो हैमर की हैंडल होती है बेसिकली किसकी बनाई जाती है, और लकड़ी की बनाई जाती है। इसका कारण क्या होता है, इट इज चीप, ये सस्ता होता है, या इट एब्जॉर्ब द शॉक, ये झटकों को सहन कर सकता है, या इट इज लाइट वेटेड, वजन में हल्का होता है, इट इज इजिली अवेलेबल, या आसानी से उपलब्ध होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो भी हैमर होता है उसकी हैंडल बेसिकली लकड़ी से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब शॉक करती है। जो भी झटके लगते हैं हैमरिंग करते समय वो झटकों को क्या करती है, अवशोषित करती है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब हैंडल को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये थे हैमर के बारे में, हैमर के हैंडल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली पूछा जाता है कि जो हम हैमर प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग कार्यों में मार्किंग के लिए, उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन होता है 250 ग्राम। इसी को हम इंजीनियर हैमर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है मार्किंग के कार्यों के लिए। ठीक, इसके मतलब हैंडल की लंबाई कितनी होती है, तो 32.2 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। 32.32 आप सही लगा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 57 नंबर।
Which portion of a file is hardened and tempered? फाइल का कौन सा भाग होता है जिसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है? टैंक, फेरुल, बॉडी या हैंडल? तो आपको क्लियर होना चाहिए फाइल का कौन सा भाग हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है? बॉडी को। ठीक, फाइल के बॉडी वाले पोर्शन को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। फेरुल या तो लकड़ी के हैंडल के ऊपर लगा होता है जिसका मेन काम होता है हैंडल को फटने से बचाने के लिए, तो इसको हार्ड एंड टेम्पर करने की जरूरत है ही नहीं। हैंडल तो लकड़ी का होता है, वो हार्ड एंड टेम्पर किए नहीं जाता। टैंक को भी हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता क्योंकि जब हम उसको फिट कर रहे होते हैं, गर्म करते हैं, तो फिट करते समय उसको जब चोट देते हैं, अगर हार्ड एंड टेम्पर होगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो कौन सा भाग हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है? बॉडी वाले पोर्शन को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, व्हिच चीजल इज यूज्ड टू कट कीबे? कीबे की कटिंग के लिए बेसिकली किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी चीजल होती है। ऑप्शन दिया गया है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, राउंड नोट चीजल या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। तो कीबे की कटिंग के लिए कौन सा चीजल प्रयोग किया जाता है? तो 58 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। कोई कीबे की कटिंग करनी है या फिर कोई स्लॉट काटना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्रॉस कट चीजल। और क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम होता है कैप चीजल। तो अगर एग्जाम में क्रॉस कट चीजल नहीं दिया गया है, कैप चीजल दिया गया है, तो इसके तरफ भी आप जा सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। अब फ्लैट चीजल के बारे में बात की जाए कि फ्लैट चीजल का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली जनरल वर्क के लिए चिपिंग करते समय या ज्यादा मेटल हटाने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है फ्लैट चीजल का। राउंड नोच चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो राउंड नोज वगैरह होती हैं या कल ये हाफ राउंड जो चीजल होती है उसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली आयल ग्रुप काटने के लिए, एग्जाम में दिया जाता है। आयल ग्रुप काटने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाएगी? तो प्रयोग की जाती है हाफ राउंड चीजल। नेक्स्ट आती है डायमंड पॉइंट चीजल। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब कभी हमें किनारों को चौरस करना होता है, फ्लैट करना होता है पॉइंट के एज को, तो वहां पर कौन सा प्रयोग करते हैं? डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें नहीं दिया गया है वेब चीजल। वेब चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब भी किसी मेटल में हम क्या करते हैं? चैन ड्रिलिंग करते हैं, कुछ इस प्रकार से ड्रिल किया गया है, तो इस ड्रिल किए गए पार्ट के बीच में जो ये मेटल बच जाता है, इस मेटल को रिमूव करने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है? वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 59 नंबर, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट लैपिंग? लैपिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ लैपिंग के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन है जो लैपिंग के बारे में सही नहीं है? इट इज ए स्लो प्रोसेस, एक धीमा प्रोसेस है। इट इज एन एब्रेसिव प्रोसेस, या कैसा है? एक एब्रेसिव का प्रोसेस है। इट इज यूज बॉन्डेड एब्रेसिव, या बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग करता है। या टाइट टॉलरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लैपिंग होती है एक स्लो प्रोसेस होती है, ये भी सही है। एब्रेसिव का प्रयोग करता है, ये भी सही है, लेकिन बॉन्डेड एब्रेसिव का प्रयोग नहीं करता है। टाइट टॉलरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, ये भी सही है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। मींस ये जो लैपिंग प्रक्रिया है बॉन्डेड एब्रेसिव नहीं होते हैं, बेसिकली इसमें लैपिंग करने के लिए लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके मटेरियल के बारे में, किस मेटल के लैपिंग करने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, मींस कौन सा एब्रेसिव प्रयोग करते हैं। सबसे पहला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? ये बेसिकली बहुत ही चिमड़ा होता है, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है जहां पर कोई नर्म स्टील हो, मतलब कोई सॉफ्ट स्टील हो या फिर नॉन फेरस मेटल हो, तो उसकी लैपिंग करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है, इसके ग्रेन काफी शार्प और ब्रिटिल होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड स्टील। किसके लिए? हार्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड का। और जो थर्ड एब्रेसिव होता है उसका नाम है बोरान कार्बाइड। तो बोरान कार्बाइड का आप कहाँ प्रयोग करते हैं? तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी जो कटिंग क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है डाई और गेजों की लैपिंग के लिए। जो भी गेज बनाए जाते हैं, डाई बनाई जाती है, उसकी लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट बोरान के बाद आता है डायमंड का। इस सबसे कठोर एब्रेसिव होता है, बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है छोटे छोटे सुराखों की लैपिंग करने के लिए, या फिर जहां कहीं रोटरी लैपिंग करनी होती है, रोटरी मोशन करना होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। या एग्जाम में पूछा जाता है कि टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है डायमंड एब्रेसिव का। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 60 नंबर, मैनी मेटल्स पार्टिकल नॉन फेरस मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू हार्डन विद टाइम, दिस इज कॉल्ड। अधिकांश धातु विशेषकर जो अलौह धातु होती है उसमें समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इस गुण को किस नाम से जानते हैं? टाइम हार्डनेस, लॉन्ग हार्डनेस, एज हार्डनेस या फिर सुपर हार्डनेस। तो बेसिकली 60 नंबर का क्या सही हो जाएगा? हो जाएगा एज हार्डनेस। जो भी धातुएं होती हैं समय के साथ साथ क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एज हार्डनेस कहते हैं। इन सभी क्वेश्चन को, इन सभी टॉपिक को, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है इसको डिटेल से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर टेक्निकल क्लासेस का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चीपर कॉस्ट में आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलती हैं, प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, उसके साथ साथ क्लास के लेक्चर मिलते हैं और पर्सनल आपको एक ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है जिसमें अपने आप डाउट को पूछ करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें हमारे पर्सनल नंबर 8795574567 इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 61 नंबर, व्हिच ऑफ दिस इन एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, मींस अप्रत्यक्ष मापन करता है। अप्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है कि ये डॉक्टर डायरेक्ट रीडिंग नहीं लेता है, इस पर रीडिंग लेने के बाद इसकी रीडिंग को हमें किसी अन्य यंत्र पर, अन्य मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर ट्रांसफर करना होता है। तो ऑप्शन क्या है? इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल वेबर प्रोट्रैक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनसाइड कैलिपर हो जाएगा। क्यों कि जो भी कैलिपर होते हैं वो क्या करते हैं? डायरेक्ट रीडिंग नहीं लेते हैं, वो कैसे रीडिंग लेते हैं? इनडायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। कैलिपर से हमें मापने के बाद उसके जो रीडिंग होती है उसको हम क्या करते हैं? स्टील रूल पर ट्रांसफर करके फिर उसकी रीडिंग को हम पढ़ पाते हैं। तो इसलिए कैलिपर क्या है? एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। इसके साथ साथ वर्नियर कैलिपर क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग बेसिकली लेंथ, ब्रीथ, हाइट इन सबको मापने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल वेबर प्रोट्रैक्टर एंगल को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो भी कोई इनसाइड डायमेंशन होल वगैरह की अंदरूनी माप लेनी होती है तो वहां पर इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर से आपको ध्यान रखना होता है जो इसकी मिनिमम मेजरिंग रेंज होती है वो 25 mm होती है। इसे क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माप इनसाइड माइक्रोमीटर से नहीं लिया जा सकता। तो जो भी माप 25 के नीचे होती है उस माप को हम इनसाइड माइक्रोमीटर से नहीं ले सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 62 नंबर, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? ये आपसे पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। 0.1 mm और 0.01 mm या 0.05 mm या 0.02 mm। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर बात की जाए बेसिकली जो जनरल वर्नियर कैलिपर होता है जिसमें 49 मेन स्केल 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होती है, तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट से, माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम को देने जाने से पहले जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिस्ट काउंट हो गए या उसकी रीडिंग को कैसे लेते हैं, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। डिस्कस करते हैं जो और जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो यदि एग्जाम में दिया गया है कि जो मेन स्केल 9 mm है, ठीक, और जो वर्नियर स्केल है वो 10 mm, मेन स्केल 9 mm वर्नियर स्केल के 10 mm के बराबर है, तो उसका लिस्ट काउंट हो जाता है 0.1 mm। ठीक, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो ये क्या है? ये कंडीशन दी होगी जब 9 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगी। और ये दिया गया है 39 मेन स्केल डिवीजन 40 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, तो उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो उसका लिस्ट काउंट 0.025 mm हो जाता है। ठीक, और यदि दिया गया है कि 19 मेन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के क्या है? बराबर है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.05 mm। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कितना हो जाएगा? 0.05
5 mm। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिकली निकालते कैसे हैं, जब 50 के बराबर होता है तो 1/50 कर दिया जाता है, वैल्यू आ जाती है 0.02 mm। जब 39 डिवीजन 40 के बराबर होता है तो ही 1/40 कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है 0.025 आ जाती है। इसी कंडीशन में जब 9 10 के बराबर होता है तो 1/10 कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू 0.1 आ जाती है। और जब हमारा 19 मेन स्केल 20 वर्नियर के बराबर होता है तो 1/20 कर देते हैं, तो यहाँ से 0.05 mm आ जाती है। तो आप शॉर्टकट तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, आपको पूरा मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, दैट इज 63 नंबर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इन यूज, व्हिच वन इज नॉट अमंग देम। कई प्रकार के बेल्ट प्रयोग किए जाते हैं बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में, तो निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट का एक प्रकार नहीं है, फ्लैट बेल्ट, बी बेल्ट, टूथ बेल्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर 63 नंबर का आंसर देखा जाए तो फ्लैट भी हमारा एक बेल्ट होता है, बी बेल्ट भी होता है, टूथ बेल्ट भी होता है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगर इनकी बात की जाए कि फ्लैट बेल्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। जब दो पुलियों के बीच की जो दूरी होती है थोड़ी अधिक होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, तो यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्लैट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बी बेल्ट का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब दो पुलियों के बीच की दूरी काफी कम होती है या कम दूरी पर मशीनों को चलाना होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, बी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। और मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि बी बेल्ट का एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 40 डिग्री। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टूथ बेल्ट की कि टूथ बेल्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ दांते बने होते हैं, इसका प्रयोग बेसिकली कहां पर किया जाता है, गियर पर करते हैं। ठीक, जहां पर जैसे फ्लैट बेल्ट हो गया, बी बेल्ट हो गया, इसका प्रयोग पुली के साथ किया जाता है, लेकिन जो टूथ बेल्ट होता है इसका प्रयोग गियर के साथ किया जाता है। और टूथ बेल्ट का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो इसी को टाइमिंग बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, इसी को टाइमिंग बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 64 नंबर। इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्राइवर शाफ्ट टू स्पीड इन ए ग्रेजुअल मैनर, द ड्राइव यूज्ड विल बी। यह ड्रिवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है तो प्रयुक्त ड्राइव क्या होगा। 64 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कपलिंग, क्लच, गियर, बेल्ट ड्राइव। तो जैसा कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, बाइक वगैरह को चलाते हैं तो एक बाइक से हम स्पीड नहीं देते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है, तो क्लच होता है। तो क्लच का प्रयोग करके किसी भी हम मोटर को, ड्राइवन शाफ्ट को क्या करते हैं, धीरे धीरे गति में लाते हैं। ठीक, तो ये उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन की तरफ कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए confined fluid is transmitted and undimensioned in all direction and act at right angle to the containing area. This is statement of। क्या कह रहा है, बेसिकली कह रहा है जब बंद द्रव पर दाब लगाते हैं तो बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। ये किसका कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपको, तो ऑप्शन दिया गया है बायल, चार्ल्स, पास्कल या हुक का नियम। तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये कह रहा है कि कोई एक बर्तन है, ठीक, कोई एक बर्तन है, इसमें कोई एक द्रव भरा हुआ, कोई लिक्विड भरा हुआ है। ओके, अब इस बर्तन के अंदर किसी बिंदु पर अगर हम दाब लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई हम प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो दाब होता है सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, इधर भी इधर भी इधर भी सभी दिशाओं में समान रूप से पारेषित होता है। इसे शॉर्ट में कहा जाए तो किसी बंद द्रव के अंदर किसी बिंदु पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है। तो बेसिकली किसका कथन है, तो ये कथन है पास्कल जी का। आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में इस टॉपिक को विधिवत से पढ़ा होगा। ये जो भी लड़के सीआईटीएस स्टूडेंट हैं, सॉरी सीआईटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं या सीआईटीएस में इसमें स्टडी कर रहे हैं, वो WCS की टॉपिक को विधिवत पढ़ने के लिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस को विधिवत पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल टेक सीख प्रो को, टेक सीख
प्रो को जरूर सब्सक्राइब करिए। वहां पर आपको साइंस की लगभग 20 से 22 क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं, जिससे आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार उसको देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहां से भी जाकर आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर, Which of these is एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग? निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग है जो एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग है? इस घर्षण रोधी बेयरिंग है जिसमें घर्षण ज्यादा काम नहीं करता। बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, ऑल ऑफ दीज। तो 66 नंबर का क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आपको क्लियर होना चाहिए। बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, नीडल बेयरिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? तो ये सभी एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अब जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं उनका जो कांटेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। जो सरफेस होती है उसके साथ इनका कांटेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। वो एक पॉइंट के रूप में होता है, एक बिंदु के रूप में होता है, या फिर एक रेखा के, एक लाइन के रूप में होता है। ठीक है, अगर नीडल बेयरिंग प्रयोग करें तो एक लाइन के रूप में होगा, बॉल बेयरिंग प्रयोग करें तो एक पॉइंट के रूप में कांटेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर घर्षण बहुत कम लगता है। इसी के साथ साथ पूछा जाता है फ्रिक्शन बेयरिंग का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो फ्रिक्शन बेयरिंग में आ जाती है सॉलिड बेयरिंग, बुश बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, सेल बेयरिंग। ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं? तो सभी एग्जांपल होते हैं फ्रिक्शन बेयरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 67 नंबर की, द जिग हुज चीज डज नॉट हैव ए बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब टू बी ड्रिल्ड इज कॉल्ड। वह जिग जिसमें बेस नहीं होती, जिसमें कोई आधार नहीं होता, लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जाब पर सेट कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? बॉक्स जिग, सैंडविच जिग, चैनल जिग या फिर ट्रोनियन जिग। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो चैनल जिग होता है इसमें बेस नहीं होती, ये बेस रहित होता है। इसका शेप कैसा होता है? सी आकार का होता है चैनल जिग, इसमें बेस नहीं होता है। इसका प्रयोग बेसिकली आयताकार जाब पर सुराख करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जिग से क्या पूछा जाता है? तो जिग से बेसिकली पूछा जाता है बॉक्स जिग के बारे में। तो बॉक्स जिग को क्लोज जिग के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाता है बेसिकली इसके बाद सैंडविच जिग से कि सैंडविच जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब भी हमें किसी सॉफ्ट मेटल में कोई प्रक्रिया करनी होती है नम जामों को पकड़ने के लिए, बेसिकली हम सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पूछा जाता है पोस्ट जिग के बारे में कि बोर से लोकेशन लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां पर प्रयोग किया जाता है पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है बोर से लोकेशन लेने के लिए। ये कुछ जिग होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपीई स्टैंड फॉर, ठीक, पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई का मतलब क्या है? प्लांट प्रोटेक्टिव, प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव या पर्सनल प्रोटेक्टिव, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर बात की जाए 68 नंबर की, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे यंत्र जो दुर्घटना से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी स्वयं की सुरक्षा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, एयर शील्ड हो गई, लेदर हो गया, इसके साथ शूज हो गए, तो ये सभी क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन के तरफ। द बॉक्स व्हिच कंटेन्स द यूजुअल मेडिसिन, कॉटन, बैंडेज एक्सेट्रा इज कॉल्ड। वह बॉक्स जिसमें क्या सामान्य दवा, रुई पट्टी आदि होती है उसे क्या कहते हैं? मोल्ड, कूलेंट, प्राथमिक चिकित्सा या फिर टूल। तो आपको क्लियर होना चाहिए जिसमें सभी दवाएं होती हैं, रुई पट्टी आदि होती है, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि घाव भरने के लिए किस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए बीटाडीन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और पेन किलर के रूप में कौन सा होता है? तो पैरासीटामॉल वगैरह का प्रयोग किया जाता है इसमें। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो कहां पर रखा होना चाहिए? तो ये वर्कशॉप में ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें, मींस इजीली उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक, तो आसानी से अधिगम वाले स्थान पे रखा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 70 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड,
गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संप्रेषण कौशल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और ऑल ऑफ दीज। तो 70 नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है? मृदु कौशल क्या होता है? जहां भी आप किसी ऑफिस में या वर्कशॉप पर कहीं भी कार्य कर रहे होते हैं तो आप अपने साथियों के साथ, आप अपने ग्रुप में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, किस प्रकार वहां पर आचरण विचार करना चाहिए, आचार विचार करना चाहिए, वही सब जो ज्ञान होता है बेसिकली सॉफ्ट स्किल मृदु कौशल में सिखाया जाता है। तो जब भी आप कहीं काम करते हो तो आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ग्रुप में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरे के अनुसार ढलना आपको सीखना चाहिए। तो ये सभी क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। कोर्स में इन सभी चीजों को बहुत विधिवत कवर किया गया है, आप वहां से जाकर कोर्स में एनरोल करके इन सभी चीजों को विधिवत पढ़ सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल ये ट्रेनी लर्न्स इन फिटर ट्रेड? फिटर ट्रेड में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? फाइलिंग, सेफ्टी स्किल, ग्राइंडिंग, ऑल ऑफ दिस। तो सभी को क्लियर होना चाहिए। फिटर जो भी है तो उसमें क्या क्या परीक्षण दिया जाता है? फाइलिंग हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, बहुत सारी प्रक्रियाएं हम फिटर ट्रेड में सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी आसानी से इसे कर लेंगे, किसी का गलत नहीं होगा। अगर कोई फिटर ट्रेड है तो उसमें क्या क्या सिखाते हैं? फाइलिंग सिखाते हैं, कटिंग सिखाते हैं, ड्रिलिंग, मेजरिंग, रीमिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, स्क्रैपिंग, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें सिखाई जाती हैं। तो इन सभी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर, व्हिच फाइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई सरफेस फिनिश? हाई फिनिश सरफेस प्राप्त करने के लिए बेसिकली किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, बास्टर्ड फाइल, या फिर नन ऑफ दीज। तो 72 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा? सबसे ज्यादा सरफेस, सही फिनिश सरफेस प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इन अदर फाइलों को भी क्लियर कर लेते हैं कि किसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो बात की जाए अगर रफ फाइल की, तो इसमें अगर टीथ पर 10 mm की बात की जाए पर सेंटीमीटर की, तो इसमें 8 टीथ होते हैं, 8 टीथ होते हैं। इसका प्रयोग मुलायम धातु के लिए या फिर रफ कार्यों में या अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए बेसिकली रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। रफ के बाद आती है बास्टर्ड फाइल, इसमें लगभग 12 दांते पर सेंटीमीटर या पर 10 mm होते हैं। इसका प्रयोग जनरल फाइलिंग कार्यों में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है सेकंड कट फाइल, ये ऐसी फाइल होती है जो कि ग्रेड के अनुसार ना होकर किसके अनुसार, सॉरी, ये कट के अनुसार ना होकर ग्रेड के अनुसार होती है सेकंड कट फाइल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कितने दांते होते हैं? तो इसमें 16 दांते पर 10 mm होते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली हार्ड जो भी मेटल होते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए या फिर फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए, जाब को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है फाइल की श्रेणी में स्मूथ फाइल। तो स्मूथ फाइल में बेसिकली 20 से 24 दांते पर 10 mm होते हैं। जाब को फिनिश करने के लिए या फिर कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में धातु को हटाने के लिए स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। और जो डेड स्मूथ फाइल होती है इसका प्रयोग जाब की बहुत अधिक फिनिशिंग के लिए, फाइनल फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं फाइल से आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवे एंड स्लॉट? हमने ऊपर ही डिस्कस किया था किसका प्रयोग किया जाता है? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसी को कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। वेब चीजल का प्रयोग कहां करते हैं? तो चैन ड्रिलिंग के बाद मेटल हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। और फ्लैट चीजल का प्रयोग जनरल वर्क, शॉप जनरल वर्क में या फिर अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पिलर ड्रिलिंग मशीन? निम्नलिखित में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है? बेस, फीड हैंडल, मोटर कंट्रोल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये देखा जाए 74 नंबर का, तो यहाँ पर बेस, फीड हैंडल, मोटर, ये सभी किस में होते हैं? पिलर ड्रिलिंग मशीन में ये सभी पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। अब ड्रिलिंग मशीन से बात की जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन से पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है या फिर रेलवे के गार्डर लाइन में बेसिकली सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं होती वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल? निम्नलिखित में से ट्विस्ट ड्रिल का कौन सा एक हिस्सा है या उसका एक भाग है?
बॉडी, सैंक, बॉडी एंड सैंक बोथ या नन ऑफ दिस। तो 75 नंबर की बात की जाए तो ड्रिल में बॉडी भी होती, सैंक भी होती, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, बॉडी एंड सैंक बोथ। तो अगर कोई ड्रिल है उसके पार्ट्स की बात की जाए तो उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। सबसे होता है पहले टैंक होता है, ऊपर सबसे क्या होता है? टैंक होता है, जो कि टेपर सैंक ड्रिल का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। ड्रिल को चलाने के लिए टैंक का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके नीचे आ जाता है सैंक आ जाता है। टैंक के बाद क्या आता है? सैंक आता है, तो मशीन में फिट किया जाने वाला भाग होता है। बड़े ड्रिलों में टेपर सैंक होते हैं और छोटे ड्रिल के लिए स्ट्रेट सैंक होते हैं। ये भी पूछा जाता है कितने mm तक स्ट्रेट सैंक होते हैं, तो बेसिकली 13 mm तक के जो ड्रिल बेट होते हैं स्ट्रेट सैंक में, इसके जो बड़े होते हैं वो टेपर सैंक में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि टेपर सैंक कितने ड्रिल में होता है और स्ट्रेट सैंक कितने mm तक के ड्रिल में होता है। नेक्स्ट इसके ऊपर जब पूछा जाता है टैंक सैंक के बाद जो बॉडी आती है, तो बॉडी क्या होता है? बॉडी सैंक व कटिंग पॉइंट के मध्य का भाग होता है जिस पर फ्लूइड वगैरह कटे रहते हैं। फ्लूइड क्या करते हैं? बॉडी में कटिंग का कार्य करता है, चिप्स को बाहर निकालने का कार्य करता है, कूलेंट पहुंचाने का कार्य फ्लूइड के द्वारा ही किया जाता है, जो कि क्या होती है? बेसिकली स्पाइरल झिल्ली के रूप में होती है। तो कई सारे पार्ट होते हैं ट्विस्ट ड्रिल के। इसके साथ साथ ड्रिल में अगर बात की जाए तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो काफी हैवी वर्क में, जब हमें कोई भारी कार्य करना होता है या कोई प्रिसीजन वर्क करना होता है, तो वहां पर बेसिकली हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें गैप को हम एक ही बार सेट कर देते हैं और फिर जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसके रेडियल आर्म को हम विभिन्न पोजीशन में सेट कर करके हम विभिन्न स्थान पर ड्रिलिंग ब्रीमिंग प्रक्रियाएं कर सकते हैं। हमें बार बार जाब को सेट करने की, जाब की सेटिंग को बदलने की जरूरत नहीं होती है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का जो रेडियल आर्म होता है वो क्या करता है? मूव कर सकता है 360 डिग्री सभी दिशाओं में। ठीक, इसके बाद अगर पूछा जाता है गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में लगभग कितने स्पिंडल होते हैं, तो हाँ 2 से लेकर के 8 स्पिंडल होते हैं। उसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है सक्सेसिव ऑपरेशन के लिए। ठीक, सक्सेसिव ऑपरेशन के लिए, क्रमबद्ध प्रक्रियाओं के लिए गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। और ये मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछा जाए तो आप 40+ स्पिंडल होते हैं, 38 से लेकर के 40 स्पिंडल होते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है एक ही साथ में कई सुराखों की रीमिंग ड्रिलिंग करनी होती है, मींस सबको एक साथ में चलाना होता है। बेसिकली मास प्रोडक्शन में गैंग ड्रिलिंग मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, जिससे कि जो भी लोग CITS का पेपर देने जा रहे हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो अब डिस्कस तो हमने किया केवल 25 क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे के अगर कंसेप्ट को लिया जाए तो मोर देन 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके बेसिक कंसेप्ट को भी हमने समझा है। आखिर ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है? अगर आप हमारे टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है। इसके साथ साथ WCS नॉन टेक्निकल के लिए आप हमारे दूसरे चैनल टेक सीख प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां पर रेगुलर आपको साइंस और मैथ की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।